कब तक गरीबी में ज़िंदगी काटोगे? जब तक बड़े सपने नहीं देखेंगे तब तक उसको पूरा कैसे करेंगे? अपने लाइफ बदलने के लिए अपने सपने बड़े करो। ऐसे मोटिवेशन वाले कोट्स तो आपने बहुत पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, और कहने वाले भी बड़े नाम होंगे इंडस्ट्री के, जो टेड टॉक्स पे ये सब कह के चले जाते हैं और एंड में हम सोचते हैं कि बात तो सही है, जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और कब तक इस मिडिल क्लास के धक्के खाने हैं? कहीं फॉरेन का वीज़ा लगे तो लाइफ सेट करें हम भी। एंड जब हम ग्रैंड लाइफ के बारे में सोचते हैं तो दुबई नाम ज़रूर मन में आता है, बट उधर जाएंगे कैसे? रुको तो माता श्री के कंगन मत देना लाला को, जस्ट जोकिंग। पर ग्राउंड रियलिटी यही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपनी माँ के कंगन ही नहीं बट अपने प्रॉपर्टी तक बेचकर दुबई में लेबर क्लास की जिंदगी काट रहे हैं। हाँ, वही दुबई जो इंस्टा में चमकता हुआ लगता है, जैसे तारे जमीन पर आ गए हों। बाय तारे वी मीन लग्जरी, गोल्ड, सुपर कार्स, लैविश लाइफस्टाइल एंड मल्टीपल ब्यूटीफुल मॉडल के साथ पार्टीज। बट कभी सोचा है कि हो सकता है ये लाइफस्टाइल कोई मार्केटिंग टेक्निक हो? हर एक कंट्री अपने टूरिज्म रेशियो पे वर्क करते हैं ताकि उनको ना सिर्फ ज़्यादा टैक्सेस रिटेन हो बट लोकल पीपल के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो। दुबई एक ज़माने में एक तपता रेगिस्तान था जहां अनएजुकेटेड कैमल ड्वेलर्स एंड फिशरमैन ही रह पाते थे। कुछ 1901 के टाइम पीरियड में हशर अल मखदूम, जो कि दुबई के प्रिंस थे, उन्होंने दुबई में सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस रिमूव कर देते हैं, जो कि दुबई के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट बनता है क्योंकि दुबई के अराउंड ईरान जैसी कंट्रीज़ हैं जो उससे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बनाते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। वन मोर पॉइंट जो बिजनेसेस के लिए मैग्नेट बना था वो था कि एक लॉ लाया गया था जिसमें लैंड ओनर्स को उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोटेक्शन देने का प्रावधान लाया गया। इस नए चेंज के कारण कई सारे बिजनेसेस ने दुबई में पैसा लगाना स्टार्ट किया। हशर अल मखदूम के बाद उनके बेटे शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने टेक ओवर किया और कुछ अलग बट ग्रैंड करने का सोचा। उनकी कही हुई ये बात उनके सपने को अच्छे से दर्शाती है। माई ग्रैंडफादर रोड अ कैमल, माई फादर रोड अ कैमल, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, माई सन ड्राइव्स अ लैंड रोवर, हिज सन विल ड्राइव अ लैंड रोवर बट हिज सन विल राइड अ कैमल। जल्दी उन्हें यह समझ आया कि दुबई के पास एक बड़ा बेनिफिट है जिसके बारे में हमें ऊपर बात की है, वो है उसकी जियो इकोनॉमिक लोकेशन। इस बेनिफिट को उन्होंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया और अदर कंट्रीज़ को उनके पोर्ट्स यूज़ करने के लिए एंकरेज किया। न्यू पोर्ट्स डेवलप किए ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ। ये पोर्ट फैसिलिटी दुबई के लिए ना सिर्फ लेस रिस्की था बट ऑल्सो मोर बेनिफिटिक भी बना। ये 2000 आने तक रॉयल फैमिली को दुबई का ट्रू पोटेंशियल समझ आने लगा और उन्होंने उसे टूरिज्म हब बनाने का सपना देखना स्टार्ट किया, जिसके लिए बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट दोनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क किया। पैसे का फ्लो बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्पीड से बढ़ने लगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ को पंख लगाने के लिए लेबर्स एंड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। एंड जब लेबर की बात आती है तो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस की तरफ अप्रोच करते हैं। 1960s के पीरियड के दौरान दुबई को इंजीनियर्स एज वेल एज लेबर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई एंड इसी पीरियड में दोनों कैटेगरीज के लोगों को दुबई लाया गया। फिर लेबर का दुबई लाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ जहाँ लेबर एज वेल एज स्किल्ड इंजीनियर्स दोनों दुबई में एंटर होते रहे थ्रू सम एजेंट्स और रिक्रूटिंग एजेंसीज। यही सेम एजेंट्स लेबर को 50 से 80 हज़ार पर मंथ वाले जॉब्स का लालच देते हैं और उन्हें फॉरेन की लेविश लाइफ के सपने दिखाते हैं। बट ये लेविश लाइफ वो ईजिली थाल में नहीं सजा के देते हैं। आज दुबई की 70% पॉपुलेशन लेबर है, जिसमें से 50% पॉपुलेशन इंडियंस, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानी एंड श्रीलंकन पॉपुलेशन ही है। बेटर समझने के लिए इस चार्ट पे नजर डालिए। द सो कॉल्ड दुबई रिक्रूटिंग एजेंसीज एंड एजेंट्स इन लोगों को सपना तो दिखाते थे बट ये सबकी एक बड़ी लंबी चौड़ी कॉस्ट भी बताते हैं। ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड होती है, जो लेबरर्स को ये बोल के हड़पी जाती है कि यही सेम पैसे उनकी ट्रैवलिंग, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये अमाउंट को सबमिट करने के लिए गरीब लोग लाला जैसे लोगों से कर्जा उठाते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं एंड सोचते हैं कि कुछ सालों में पैसा भर देंगे वहाँ जॉब करके, क्योंकि इतना पैसा जो मिलने वाला है। बट वहाँ जाके उनको क्या रियलिटी दिखती है वो समझते हैं। नंबर 1, वर्किंग आवर्स। आप किसी भी नॉर्मल जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 9 to 5 की जॉब होगी और उसमें कितना ही एक्सटेंड करवा लेंगे। बट डू यू नो, वहाँ की लेबर 12 से 14 घंटे रोज़ काम करती है उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। इवन वीकेंड पे भी वो वर्क करते हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जमा करके अपने देश वापस जा सकें। जहाँ तक वुमेन की बात है तो कई स्किल्ड या अनएजुकेटेड वुमेन दुबई लाई जाती हैं और अच्छे जॉब के नाम पर उनसे मेड का काम कराया जाता है, जिसमें मोस्टली 24/7 उनसे काम लिया जाता है एंड इन सम केसेस इवन उन्हें मेंटल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, लिविंग कंडीशन। हमें लगता है चलो जो भी हो, इतने बड़े कंट्री में रहने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ना, ईजिली तो कुछ मिलता नहीं है। बट वेट, लेबर क्लास के लिए लाए गए लोगों को इवन मेन सिटीज़ में रहने को भी नहीं मिलता है। लेबर क्लास के लोगों को सिटी के आउटस्कर्ट्स जो कि 40 से 50 किलोमीटर दूर होते हैं सिटी से, वहाँ रखा जाता है।
ओके, सो मे बी आपको लगा होगा कि वहाँ अफोर्डेबल होगा रहना। अगेन यू आर रॉन्ग। उनको बेड बंकर्स मिलते हैं जो पाइल्ड अप होते हैं एक छोटे से रूम में, जहाँ 10 से 12 लोग रेगिस्तान की तपती गर्मी में एक छोटे से पंखे के सहारे रहते हैं। ऑन टॉप ऑफ डैट जो उन्हें कैंप्स में पानी प्रोवाइड होता है वो प्योर नहीं होता। इसके पीछे का रियल रीज़न यह है कि दुबई में सिस्टमैटिक सीवेज सिस्टम ही नहीं है। वहाँ जो भी पानी मॉडरेटली ट्रीटेड होता है वो इन लेबर कैंप्स में पहुँचाया जाता है। एंड कैंप्स में इवन आपको प्योरीफाइड वाटर नहीं प्रोवाइड किया जाता, बट यही सेम वाटर जो वो घर के काम के लिए यूज़ करते हैं वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 3, ह्यूमन राइट्स। आपको अभी तक लग रहा हो कि उनके इतने बुरे कंडीशन है तो वो आप बैठे क्यों हुए हैं, वापस आ जाते। बात तो सही है, बट रियल रीज़न कुछ बहुत भयानक है। दुबई बहुत स्ट्रिक्टली लॉज को फॉलो करता है एंड वहाँ छोटी से छोटे क्राइम के लिए फांसी की सज़ा मिलती है। जब लेबर के पोस्ट में लोगों को दुबई लाया जाता है तो उनसे आते ही उनकी कंपनीज वीज़ा एंड पासपोर्ट छीन लेती हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रैवल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। देन उनको जिस भी कंपनी में जॉब प्रोवाइड होती है वहाँ उनसे बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, जिसमें उन्हें कुछ ईयर्स तक उस कंपनी में वर्क करना कंपलसरी कर देता है। स्टार्टिंग 2 से 3 मंथ तक तो उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती ऑब्जर्वेशन पीरियड के नाम पे। मोर ओवर इन लोगों को मंथली इनकम नहीं मिलती, जैसे यहाँ मजदूरों को दिहाड़ी मिलती है। इन अ सेम वे वहाँ भी उनको पर डे बेसिस पर सैलरी मिलती है। अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड्स और ओवरऑल इनकम के हिसाब से देखें तो उनकी 70% इनकम सिर्फ रेंट में चली जाती है एंड 30% में उन्हें अदर डे टू डे नीड्स को फुलफिल करना होता है। अगर हिसाब लगाएं तो उन्हें एक्चुअल सेविंग करने के लिए कुछ ईयर्स लग ही जाते हैं। इन कुछ ईयर्स में उनको एनी हाउ उधार सर्वाइव करना होता है। वहाँ इम्प्योर पानी एंड गर्मी की वजह से कई लोग बीमार पड़ते हैं और इवन डॉक्टर के पास भी नहीं दिखा पाते बिकॉज उनके पास एनफ मनी ही नहीं होता इसके लिए। नंबर 4, डेथ रेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग एवरी ईयर 2000 से 3000 इंडियंस की डेथ होती है दुबई में, जिनमें से मोस्टली केसेस के डेथ रीजंस पता भी नहीं होते। इवन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बॉडीज़ को इंडिया पहुंचाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई भी वर्कर अपने लेबर जॉब लीव करने की सोचता भी है तो उनको निकाल कर उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, और अगर वो भागने का सोचते हैं तो पकड़े जाने पर उनको जेल या फिर फांसी की सज़ा होती है। विद ऑलमोस्ट नो ह्यूमन राइट्स फॉलोड, दीज लेबर क्लास पीपल वहाँ आवाज़ उठाने से डरते हैं इन सब एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। जब बीबीसी रिपोर्टर बैन एंडरसन दुबई पहुंचे तो उन्होंने ये सब कंडीशंस का मुआयना करने के लिए अंडरकवर हो गए, क्योंकि लेबर कैंप्स विजिट या फिल्म करना अलाउड नहीं होता। बैन उन लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार इस देश की असली सच्चाई लोगों के सामने रखी। ही ऑल्सो शेयर डैट वो लोग इवन कैमरा के सामने आने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज ऐसा करने पर उनकी जान जाने का रिस्क भी था। एनी हाउ ही मैनेज टू लेट देम स्पीक आउट द रियलिटी। यही रीजंस हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लेबर इस देश से बाहर जाने का सोच भी नहीं पाते, बिकॉज उनके इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। वहाँ यही सेम लोग ज़िंदगी से तो लड़ लेते हैं, बट इनमें से कई मौत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझते हैं जीने से। यही कारण है कि हर वीक एटलीस्ट 2 डेथ्स होती हैं दुबई बाय सुसाइड। नंबर 5, चमक धमक की सच्चाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेबर क्लास का बताया ना आपने, मैंने थोड़ी लेबर का काम करना है। वहाँ तो पुलिस भी मर्सिडीज एंड लंबोर्गिनी में घूमते हैं, तो मैं भी मेन सिटीज़ में ही सर्वाइव कर लूँगा या लूँगी। पहले कुछ बेसिक नीड्स को पूरा करने की कॉस्ट देख लेते हैं। अब लग रहा होगा कि फिर हर एक इन्फ्लुएंसर का मॉडल वहाँ कैसे पहुँच जा रहे हैं ट्रिप्स के लिए। उन सबके पास तो इतना पैसा नहीं होता है। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ इंस्टा मॉडल का इन्फ्लुएंसर्स दुबई में इनवाइट की जाती हैं बाय रिच पीपल और शेख्स टू अटेंड अ पार्टी और उनके साथ एक दिन या रात गुजारने के लिए। इन एक्सचेंज वो उनके एक्सपेंसेस बेयर करते हैं एंड वही चीज़ें ये इन्फ्लुएंसर्स इंस्टा या फेसबुक में फ्लॉन्ट करके दिखाते हैं। इवन सोशल मीडिया अपलोड्स एंड पब्लिक इमेज स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, ताकि बेस्ट थिंग्स ही एडवर्टाइज या प्रमोट हो। दुबई एक चमचमाते कांच की बिल्डिंग जैसा है, जहाँ सब कुछ सुंदर तो है बट सब कुछ चमकता खरा सोना नहीं है। हम यहाँ जाने वाले पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं ओनली इफ गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक साथ मिलकर काम करे एंड लोगों को रियलिटी से ना सिर्फ रूबरू कराए बट ऑल्सो उन्हें एंकरेज करे अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करने के लिए। इंडियन बिजनेसेस भी कई सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट हम लोग चमक धमक के पीछे अपना सब गवा देते हैं। अगर आप भी इसी कंडीशन से अपने दोस्तों और लव्ड वंस को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उनके साथ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रांड्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो हमारे हाउ ब्रांड्स टेक यू टू बाय मोर वाली वीडियो ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।